जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अवनीश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए ये देखते हैं अपना इतिहास का लेक्चर नंबर 24। कौन सा लेक्चर? लेक्चर नंबर 24। ठीक। आज की मेहनत, आज का खून पसीना आपको निर्धारित करेगा कि आप एग्ज़ाम में पास हो रहे हैं या फेल। यदि आपका पढ़ने का मन ना करे, यदि कभी भी आपका पढ़ने का मन ना करे, तो आप एक बार बस आंख बंद करें और एक मोमेंट याद करें कि सिर्फ 15 मिनट रह गए हैं जबकि आपका प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आने वाला है। जैसे फेसबुक पे या फिर बहुत सारे सोशल नेटवर्किंग साइट पे, यूट्यूब पे शोर होने लगता है ना, बस रिज़ल्ट आने वाला है, रिज़ल्ट आने वाला है, 10 मिनट में बोर्ड पे चिपक जाएगा। आप सोच के देखिए कि वो 10 मिनट बस अगला 10 मिनट है, और अगर आपने मेहनत कर लिया होता पीछे 4 महीने तो शायद इसमें आपका भी नाम होता, आपके भी अंदर उल्लास होती वो पीडीएफ देखने की। एटलीस्ट आपको इंतज़ार होता उस पीडीएफ का। वरना कई लोगों को तो लगता है कि मतलब इतना मन निराश हो जाता है कि लगता है कि कट ऑफ के आसपास भी मैंने नहीं किया तो फिर मैं पीडीएफ देखूं क्या, मेरे किस काम का है। ये जो शोर है, ये जो उत्साह है लोगों के मन में, जैसे त्यौहार के लिए उत्साह होता है ना, दिवाली सबके लिए होती है, तो एक लोग विश करते हैं, दूसरे लोग भी खुश होते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों में उत्साह होता है। ये ऐसा पर्व होता है जब रिजल्ट आने वाला होता है कि कुछ लोगों में बहुत उत्साह होता है कि आने वाला है, और कुछ लोगों में बिल्कुल उत्साह ही नहीं होता। उनके लिए निराशा की घड़ी होती है। उनको पता होता है कि मेरा तो नाम यहाँ पे आने वाला नहीं है। तो आप उस घड़ी को एक बार विचार कर लिया कि जब भी आपको लगे कि नहीं पढ़ाई करनी है, आप उस समय का एक बार विचार किया कीजिए। ऐसा सोचिए एक बार के लिए दिमाग में कि बस 15 मिनट बाद रिजल्ट आने वाला है और मेरे अंदर उत्साह है कि नहीं है कि मैं पीडीएफ में अपना नाम देखूं, वो पीडीएफ मेरे काम की है कि नहीं। ठीक ना, इतना ज़रूर सोचा कीजिए जैसे ही आपके अंदर डिमोटिवेशन आता है। ठीक, तो आज की मेहनत उस दिन क्या करेगी, आपके लिए उत्साह का कारण बनेगी। तो अपने उत्साह को मारिएगा नहीं, थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए आपका उत्साह, ताकि आप भी उस दिन उतने ही उत्साहित रहें जितने कि सफल होने वाले लोग होते हैं। आपके मन का उत्साह खत्म ना हो। तो आइए हम लोग देखते हैं अपना पहला जो है प्रश्न। मेहनत कर लीजिए थोड़ी सी। अरब आक्रमण के समय सिंध पर किसका शासन था? अरब आक्रमण के समय सिंध पर किसका शासन था? आपने पढ़ा होगा बार बार कि भारत पर पहला सफल आक्रमण किसने किया था। ये प्रश्न रिपीटेड है, ये वाला प्रश्न नहीं रिपीटेड है, ये प्रश्न रिपीटेड है कि अरबों की तरफ से भारत पर पहला सफल आक्रमण किसने किया था। तो नाम आता है मोहम्मद बिन कासिम, MBK, मोहम्मद बिन कासिम। इसीलिए मैंने ये प्रश्न अगला उठाया है कि जहाँ से प्रश्न बनने की सर्वाधिक संभावना है कि जब अरब आक्रमण हुआ था उस समय सिंध पर किसका शासन था। सबसे पहले सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ था? सिंध पर। तो सिंध पर किसका शासन था उस समय? अगला प्रश्न उठा सकता है ना यहाँ से। तो पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे इसको? एक कदम आगे चलेंगे कि नहीं चलेंगे, कि जहाँ तक चले हुए वहीं तक चलेंगे ना। तो किसका था? दाहिर का शासन था। अगला, किसके शासनकाल में सर्वप्रथम भारत पर तुर्क आक्रमण, अरब आक्रमण नहीं लिखा है यहाँ पर, तुर्क आक्रमण सर्वप्रथम लगा हुआ है ना। किसके शासनकाल में सर्वप्रथम भारत पर तुर्क आक्रमण हुआ था? बताइए, सर्वप्रथम किसके काल में? अब किसके काल में सर्वप्रथम अरब आक्रमण हुआ था ये तो पूछ चुका है, तो कौन था आंसर? मोहम्मद बिन कासिम। ये प्रश्न पीसीएस जो है पूछा हुआ है, लेकिन ये वाला नहीं पूछा है कि किसके शासनकाल में सर्वप्रथम तुर्क आक्रमण हुआ। तो इसको पढ़ेंगे ना, पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे ना। तो आइए देखिए इसका आंसर आपको याद है कि नहीं याद है। पीरीतगीन के समय। अब ये पीरीतगीन कौन था? तो जो क्या कहते हैं, महमूद गजनी के ही शासनकाल में, क्योंकि इसका नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये सबसे फेमस था। तो गजनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? अल्पतगीन ने की थी। ठीक, तो अल्पतगीन की मृत्यु के पश्चात ही जो है पीरीतगीन वहाँ का शासक बनता है। कहाँ का? गजनी का। तो इसीलिए गजनी कहाँ के थे? ये लोग कहाँ से बिलोंग करते थे? तुर्क से। ठीक, तो पूछता है इसीलिए कि सर्वप्रथम तुर्क आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? तो पीरीतगीन के समय में हुआ। अरब आक्रमण पूछेगा सर्वप्रथम तो मोहम्मद बिन कासिम, वो रिपीटेड है, ये नया है।
महमूद गजनी ने भारत पर प्रथम आक्रमण किया तो किस क्षेत्र पर अधिकार किया। ये प्रश्न पूछ चुका है कि महमूद गजनी ने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण कब किया था। तो उत्तर हो गया था उसका 1000। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो अगला मैंने उठा लिया कि जब सर्वप्रथम आक्रमण किया था तो किस क्षेत्र पर उसने अपना अधिकार जमाया था। पेशावर के कुछ क्षेत्रों पर, पेशावर के कुछ भागों पर। सोमनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है। सोमनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है। अब देखिए पूछ चुका है प्रश्न, ये प्रश्न पूछा हुआ है कि सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया था। सोमनाथ मंदिर पर जो है किसने आक्रमण किया था, तो किसने किया था, महमूद गजनी ने किया था। कब किया था, 1025 में। तो किसने किया था, महमूद गजनी ने। और कब किया था, ये प्रश्न पूछ चुका है, ये दोनों प्रश्न पूछ चुका है। तो अगला मोस्ट प्रोबेबली ये प्रश्न पूछ सकता है कि सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है। सोमनाथ मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है, ये अगला प्रश्न आपसे पूछ सकता है। तो ये कहाँ पर स्थित है, गुजरात के अरब सागर के तट पर है। गुजरात में अरब सागर के तट पर यह स्थित है। तो ये हो गया एक कदम आगे हमने जो है चल करके फैक्ट को कवर कर लिया। राइट, आप बताइएगा कि आपको ये इनिशिएटिव, पहले भी मैं इसी तरह बनाता था प्रश्न, बस क्या करता था, आप लोगों को मैं बताता नहीं था। मुझे लगा कि शायद आप लोगों को इसकी इंपॉर्टेंस पता चले तो और शायद मोटिवेशन मिलेगा आप लोगों को कि हाँ ये मतलब हमारे काम की चीज़ है, मुझे पढ़ना चाहिए ये। तो आपको बताइएगा कि ये जो एनालिसिस करके मैं बता रहा हूँ, ये इनिशिएटिव आपको कैसा लग रहा है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। और यार एटलीस्ट आप वीडियो को लाइक करो या डिसलाइक कर दो, या तो पसंद करो या तो ना पसंद करो, कुछ तो करो, है ना। बट इस पर एक्टिवेट रहो, आप लोग एक्टिव रहो। राइट, अपनी एक्टिवनेस यहाँ पे ज़रूर दिखाओ। आप लोग नहीं समझ में आता, नहीं पसंद आता, तो आप एटलीस्ट आप डिसलाइक का ही बटन दबाएं, लेकिन ज़रूर दबाएं। कम से कम मुझे पता चलेगा कि हाँ इतने लोग देख रहे हैं, इतने लोग जो है मेरे वीडियो को लेके गंभीर हैं। राइट, और आप लोग कमेंट करके बताइए कि कैसा लग रहा है इनिशिएटिव। तो मैं, जब मेरा उत्साह बढ़ेगा तो मैं और अच्छा इनिशिएटिव कुछ लेके आऊँगा आपके मोटिवेशन के लिए, कुछ और क्वेश्चंस लेकर के आऊँगा। राइट, कुछ और इनोवेटिव थॉट लेके आऊँगा। फारूकी किसके दरबार में रहता था। फारूकी जो है वो किसके दरबार में रहता था। वरना अगर आप लोग नहीं कमेंट करके बताएंगे इनिशिएटिव कैसा लग रहा है तो मुझे लगेगा कि बेकार है, शायद आप लोगों को नहीं पसंद आ रहा है। तो फिर मैं क्वेश्चन बता दूंगा, मैं नहीं बताऊंगा कि इसके पहले इस टॉपिक से क्या वाला क्वेश्चन बना था, कौन सा क्वेश्चन बना था। अब देखिए, फारूकी किसके दरबार में रहता था, ये प्रश्न मैंने क्यों उठाया, पहले आंसर देख लीजिए। फारूकी किसके दरबार में रहता था, गजनी के दरबार में। अब जब आप PYQ देखेंगे तो वहाँ पे पूछा हुआ है प्रश्न, वहाँ पे क्या पूछा हुआ है प्रश्न कि उत्बी जो है वो किसके दरबार में। अलबरूनी किसके साथ भारत आया था, गजनवी के साथ आया था। फिरदौसी किसके साथ आया था, फिरदौसी अभी 2023 में प्रश्न पूछा हुआ था फिरदौसी पर। फिरदौसी किसके साथ भारत आया था, नहीं 2022 में। तो अलबरूनी पूछा हुआ है, महमूद गजनवी के साथ आया था। फिरदौसी किसके साथ आया था, महमूद गजनवी के साथ। उत्बी ये भी रिपीटेड है। उत्बी जो था वो किसके साथ आया था, किसके दरबार में था, महमूद गजनवी के। तो जो एक और जो कवि है, लेखक है, जिसके बारे में अभी तक नहीं पूछा गया है, वो है फारूकी। तो अगली बार मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से प्रश्न आने के चांसेस हैं, इसलिए मैंने इसको उठा लिया। मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण। अब देखिए आपके पीछे के भी आपके रिपीटेड फैक्ट्स भी तैयार होते जा रहे हैं, ठीक ना। आपके रिपीटेड फैक्ट्स भी क्या हो रहे हैं, तैयार होते जा रहे हैं। मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण 1178 में हुआ था, ये पूछ चुका है। मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण 1178 में हुआ है। पहला वाला पूछा हुआ है कि कब हुआ था, पहला वाला पूछा हुआ है मोहम्मद गौरी ने पहला आक्रमण कब किया था, ये पूछ चुका है। तो 1175 में किया था, 1175 में किया था, मुल्तान के विरुद्ध। किसके विरुद्ध, मुल्तान के विरुद्ध। तो इसीलिए मैंने उठा लिया कि पहला वाला पूछ चुका है तो हो सकता है दूसरा वाला पूछ दे। तो दूसरे का डेट क्वेश्चन में ही मेंशन है, और किस स्थान पर किया था वो आप ये देख ले, गुजरात के पाटन नामक स्थान पर।
तराइन का प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति कौन था? अभी जैसे आप देखेंगे 2017 के आरओ के पेपर में पूछा हुआ है कि जब क्या कहते हैं 1857 की लड़ाई हो रही थी, तो उसमें जो है वो शाह आलम द्वितीय, उनका सेनापति कौन था? सेनापति कौन था इनका, ये पूछा हुआ है। तो शायद इसी तरह का कोई प्रश्न है, एकदम मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, ऐसा ही प्रश्न है, बट आप जाकर के देखेंगे आरओ के पेपर में तो आपको मिलेगा, एकदम सेम एज इट इज़ है, सेनापति पूछा था। और देखिए तराइन का जो प्रथम युद्ध है वो एग्जाम में पूछ चुका है। तराइन का द्वितीय युद्ध किसके किसके मध्य हुआ, कौन जीता कौन हारा, ये प्रश्न पूछ चुका है। तो प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में। दूसरा कब हुआ था? 1192 में। ये गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था। गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य, ये भी गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था, दोनों के मध्य। तो इसमें पृथ्वीराज चौहान जीते थे, इसमें गौरी जीता था, इसमें गौरी जीता था। तो ये तराइन का जो युद्ध है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इनसे प्रश्न पूछ चुका है, कम से कम 10 बार। तो इसलिए मैं एक कदम आगे जा करके मैंने प्रश्न उठा लिया कि तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति कौन था। समझ रहे मैंने कैसे लिंक किया? समझ रहे मैंने कैसे लिंक किया? स्कंद था। कौन था? स्कंद था। अब तराइन भी इंपॉर्टेंट है और सेनापति पूछ चुका है आरओ में, तो इसलिए मैंने यहाँ पे उठा लिया प्रश्न। अब अगर ये सब प्रश्न आपको नहीं आएगा तो समझ लीजिए कि आप एग्जाम में कब ये सब प्रश्न आ जाए कोई ठिकाना नहीं है। बंदगां किसे कहा जाता था? किसे कहा जाता था? गुलामों को कहा जाता था। किसे कहा जाता था? गुलामों को कहा जाता था। अब कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किसने करवाया था? कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किसने करवाया था? पहली मंजिल का निर्माण किसने करवाया था वो पूछ चुका है। किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव डाली थी। दूसरे मंजिल का निर्माण किसने करवाया था? दूसरे मंजिल का निर्माण किसने करवाया था? दूसरे तीसरे चौथे का निर्माण किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने करवाया था। किसने? इल्तुतमिश। ठीक, कभी ऐसे भी पूछ देगा कि इनमें से, ये 4 शासकों में से कौन कुतुब मीनार के निर्माण में भूमिका नहीं, किसकी भूमिका नहीं है? इन चारों में से कुतुब मीनार के निर्माण में किसकी भूमिका नहीं है? ऐसे भी करके प्रश्न पूछ सकता है। तो पहला मैंने बताया कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरी तीसरी और चौथी मंजिल बनवाया था इल्तुतमिश। तो यहाँ पे मैंने एक कदम आगे जाके मैंने पूछ लिया कि 5वीं मंजिल का निर्माण किसने करवाया था? 5वीं मंजिल का निर्माण किसने करवाया था? फिरोज़ तुगलक ने। किसने करवाया था? फिरोज़ तुगलक ने करवाया था। नेक्स्ट, और इसने चौथी मंजिल का जो है वो मरम्मत भी कराई थी। बिजली से गिर गया था तो चौथी मंजिल का इसने मरम्मत भी करवाया था। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला बख्तियार खिलजी। अभी ये काफ़ी इस समय न्यूज़ में है, बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि ये प्रश्न रिपीट कर दे, यहाँ से प्रश्न पूछ ले, बहुत ज़्यादा, इसको बहुत ध्यान से देखना है। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था? अब देखिए प्रश्न में ही उत्तर है, यहाँ पे प्रश्न पूछ चुका है बख्तियार खिलजी ने। अब मैंने अगला प्रश्न उठाया, बख्तियार खिलजी जो है किसका सेनानायक था? अब जो लोग इस प्रश्न को कर ले रहे हैं वो लोग अपनी पीठ खुद थपथपा सकते हैं। बिल्कुल, अगर आपको याद है तो परीक्षा में आने की उम्मीद है। कुतुबुद्दीन ऐबक। किसके? कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रश्न नंबर 10 का उत्तर क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक, नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत की राजधानी लाहौर से दिल्ली किसने स्थानांतरित की थी? दिल्ली सल्तनत की राजधानी लाहौर से दिल्ली किसने स्थानांतरित की थी? किसने जो है स्थानांतरित किया था? बताइए। इल्तुतमिश ने। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हम दिल्ली सल्तनत के ही बारे में पढ़ रहे हैं और दिल्ली सल्तनत की राजधानी जो है वो दिल्ली कब बनी थी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसने बनाया था? इल्तुतमिश ने। प्रथम मुस्लिम महिला जिसे शासन की बागडोर संभाली थी, जिसने शासन की बागडोर संभाली थी, कौन थी प्रथम मुस्लिम महिला? बहुत इजी है, रजिया बेगम, जिसको रजिया सुल्तान कहते हैं। नवरोज़ नामक, ये बार बार नमक नमक लिखा गया है, प्रिंटिंग मिस्टेक है ये, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। नवरोज़ नामक उत्सव का प्रारंभ किसने करवाया? किसने करवाया था? बलबन ने। बलबन ने नवरोज़ नामक उत्सव का
प्रारंभ करवाया था। और क्या करवाया था जो एग्जाम में पहले पूछ चुका है वो सिजदा और पाबोस प्रथा। इसको जाकर के आप लोग पढ़िए, सिजदा और पाबोस, इन दोनों प्रथाओं का निर्माण, इन दोनों प्रथाओं की शुरुआत किसने करवाई थी? बलबन ने। और बलबन ने और क्या कार्य किया था? लौह और रक्त नीति लेकर आया था। ये प्रश्न पूछ चुका है एग्जाम में, इसको लापरवाही नहीं करनी है। लौह और रक्त की नीति लाई थी। नेक्स्ट है, बलबन को उलुग खां की उपाधि किसने दी थी? बलबन को उलुग खां की उपाधि किसने दी थी? नसीरुद्दीन महमूद ने। किसने दी थी? नसीरुद्दीन महमूद ने दी थी, राइट। नेक्स्ट है, रुकनुद्दीन फिरोज कौन था? यहाँ से भी 2023 में प्रश्न आया था, इसी टॉपिक से 2023 पीसीएस में प्रश्न आया था, रुकनुद्दीन फिरोज कौन था? ये प्रश्न नहीं था, इसी टॉपिक से था। रुकनुद्दीन फिरोज कौन था? इल्तुतमिश का पुत्र था। इल्तुतमिश का पुत्र था। कौन था ये? इल्तुतमिश का पुत्र था रुकनुद्दीन फिरोज, जिसकी माँ क्या थी? शाह तुर्कान। जिसकी माँ कौन थी? शाह तुर्कान। रुकनुद्दीन की माँ कौन थी? शाह तुर्कान। इसी ने कुछ दिन तक शासन की बागडोर संभाली, क्योंकि ये जो रुकनुद्दीन था वो अयोग्य शासक था, उतना योग्य नहीं था, तो उनकी जगह कोई और ले लिया। ऐसे ही जो लोग पढ़ने में योग्य नहीं होंगे उनकी जगह भी कोई और ले लेगा। तो आप लोग मेहनत करते रहें, पढ़ाई करते रहें, और बिल्कुल आप लोग इसका लाभ उठाएं, टेस्ट देते रहें, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लग रहा है ये नया इनिशिएटिव। जय हिंद।